मॉर्निंग बेटा। देखिए बेटा, आप लोग कक्षा 7 की एसएसटी निकाल लो, ठीक है। कक्षा 7 की एसएसटी का पार्ट 2 है, उत्तर भारत के राज्य 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। देखिए, ये मैंने आपको पेज नंबर 9 ये यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था। राजपूत और नीचे देखिए लिखा है प्रतिहार 730 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब इसी के आगे आप लोग देखेंगे बुंदेलखंड के चंदेल, ठीक है। बुंदेलखंड के चंदेल 900 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक, ठीक है बेटा। निकाल लिया आप लोगों ने। चलिए आगे देखिए। प्रतिहार के साम्राज्य का विनाश होने के बाद वहाँ बहुत से स्वतंत्र राज्य बन गए। क्या हुआ बेटा? जब प्रतिहार का साम्राज्य का विनाश हो गया, जो प्रतिहार के साम्राज्य थे उनका विनाश हो गया, वहाँ बहुत से स्वतंत्र राज्य बन गए। इन राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण चंदेल का राज था। किसका सबसे महत्वपूर्ण था? चंदेल का राज था। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय शासक कीर्तिवर्मन 1070 से 1098 ईस्वी तक के था। जो वहाँ का शासक था कीर्तिवर्मन, ठीक है, वो 1070 से 1098 ईस्वी तक था। चंदेल शासक 1200 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित एवं नष्ट कर दिए गए। जो चंदेल का शासक था, कौन था? कीर्तिवर्मन। कौन था? कीर्तिवर्मन। वो 1220 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित कर दिया गया। चंदेल शासकों ने विशिष्ट शैली के मंदिर बनाए थे। जो चंदेल शासक था उसने विशिष्ट प्रकार के मंदिर बनवाए थे। इस शैली का सुंदरतम उदाहरण 1000 ईस्वी के आसपास बनवाया गया खजुराहो को खंडरी महादेव मंदिर है। खजुराहो को खंडरी महादेव का मंदिर है। अब देखिए मालवा के परमार, फिर क्या हुआ? मालवा के परमार 949 ईस्वी से 1305 ईस्वी तक, ये परमार अथवा पंवार शासकों ने मालवा के आसपास राज्य किया। इनकी राजधानी धार में थी। परमार राजाओं ने भोज परमार 1010 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक के नेतृत्व में विशेष ख्याति प्राप्ति की। अब देखिए 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मालवा को अपने अधिकार में लिए जाने के समय इस वंश में के दुर्बल राजा विद्यमान थे। परमार शासकों ने उदयपुर में नीलकंठेश्वर मंदिर तथा भोजपुर में कृत्रिम झील का निर्माण कराया। किसने करवाया बेटा? परमार शासकों ने उदयपुर में नीलकंठेश्वर मंदिर तथा भोजपुर में कृत्रिम झील का निर्माण कराया। अब देखिए गुजरात के सोलंकी 971 ईस्वी से 1321 ईस्वी तक सोलंकी या चालुक्य राजा गुजरात की स्थापना करने वाले, सोलंकी या चालुक्य कहें, ये राजा गुजरात की स्थापना करने वाले मूल राज के शासन काल में अत्यधिक शक्तिशाली बने। ये मूल राज के शासन काल में अत्यधिक शक्तिशाली बन गए। इस वंश का एक प्रसिद्ध राजा सिद्धराज था, ठीक है। इस वंश का, किस वंश का? सोलंकी या चालुक्य वंश का एक प्रसिद्ध राजा कौन था? सिद्धराज। उसने राजपूताना, काठियावाड़, तक्षशिला, कच्छ जैसे मध्य भारत के विशाल भूभाग
भाग तक राज्य का विस्तार किया। इसने अपना क्या किया, विशाल भूभाग तक राज्य में अपना विस्तार कर लिया, फैला लिया। सोलंकी राज्य को 1321 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। और क्या किया, जो सोलंकी राज था उसने 1321 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया उसको। देखिए आगे, अजमेर के चौहान। अब देखिए, अजमेर के चौहान 975 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक। अब देखिए, चौहान वंश का संस्थापक सिंहराज था। जो चौहान वंश था इनका संस्थापक कौन था, सिंहराज। इनका पहला महत्वपूर्ण शासक विशाल देव था। जो इनका पहला शासक बना वो कौन था, विशाल देव था। उसने तोमर शासकों को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। क्या किया, उसने तोमर शासकों को हरा दिया और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। चौहानों का सर्वाधिक यशस्वी शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। जो चौहानों का सर्वाधिक शासक था वो कौन था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। उसने 1179 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक राज्य किया। पृथ्वीराज ने 1191 से तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिया। किसको परास्त किया, मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने। किसने किया, पृथ्वीराज ने। आप देखिए, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने उसे बुरी तरह परास्त कर दिया। क्या हुआ, पहले मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज तृतीय ने इसको परास्त कर दिया और फिर जब 1192 ईस्वी में युद्ध हुआ तो इसने मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद्रवरदाई अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो के लिए प्रसिद्ध था। जो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी था, कवि था, कौन था, कवि था, उसका नाम था चंद्रवरदाई। उसने अपनी पुस्तक लिखी पृथ्वीराज रासो के लिए, वो प्रसिद्ध हो गया। इस पुस्तक में उसने पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल की घटना का वर्णन किया। क्या लिखा उसने इस पुस्तक में, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल की घटना का वर्णन उसमें किया था। ये राज्य अधिकतर अपनी शक्तिशाली का प्रदर्शन करने के लिए आपस में युद्ध करते रहते थे, जिसके कारण वो कमजोर हो गए। क्या हुआ, युद्ध करते रहते थे इसलिए वो कमजोर हो गए। दूसरे कुछ अन्य शासकों ने उत्तर भारत के विभिन्न भागों में अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित कर लिए या बना लिए, लेकिन असम में कामरूप, कश्मीर और ओडिशा में उत्कल इसी प्रकार के राज्य थे। इसी समय पंजाब के पर्वतीय राज्यों चंबक या चंबा कहें, दुर्गरा या जम्मू और कुलूत या कुल्लू आदि की स्थापना हुई। अब आगे देखिए, भारत पर तुर्कों का आक्रमण। भारत पर तुर्कों का आक्रमण देखिए किसके साथ हुआ, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के साथ। देखिए, राजपूतों के शासनकाल में उत्तरी भारत का सामाजिक जीवन। राजपूतों के शासनकाल में उत्तरी भारत का सामाजिक जीवन देखिए किस प्रकार का था। देखिए, समाज राजपूतों के शासनकाल के दौरान जाति प्रथा समाज की रीढ़ की हड्डी थी। राजपूतों के शासनकाल में क्या था, जाति प्रथा। क्या था, जाति प्रथा समाज की रीढ़ की हड्डी थी। जाति प्रथा का बहुत अधिक प्रचलन था। वास्तविक 4 जातियों के अतिरिक्त कई उपजातियां भी उभरी थी। 4 जातियों के अतिरिक्त और भी कई जातियां थी। जाति प्रथा बहुत कठोर बनी थी। जाति प्रथा कैसी थी, बहुत कठोर थी। समाज में ब्राह्मणों को ऊंचा स्थान दिया जाता था। समाज में सबसे ज़्यादा ऊंचा स्थान किसे दिया जाता था बेटा, ब्राह्मणों को। और देखिए, क्षत्रिय भी योद्धा होने के कारण समाज में ऊंचा स्थान रखते थे। जो क्षत्रिय थे वो भी एक योद्धा थे, इसलिए
योद्धा होने के कारण समाज में भी उनका भी स्थान ऊंचा था। शूद्रों का समाज में बहुत ही निम्न स्थान था। और देखिए ब्राह्मण और क्षत्रिय हो गए। अब देखिए शूद्रों का समाज में बहुत ही निम्न स्थान था, ठीक है। और महिलाओं की दशा निरंतर गिरती जा रही थी। कैसी थी? जो शूद्र थे समाज में बहुत ही निम्न यानी नीचे थे, निम्न स्थान था। महिलाओं की दशा निरंतर गिरती जा रही थी। क्या था? महिलाओं की दशा गिरती जा रही थी। उस समय बहुविवाह और बाल विवाह प्रचलन में थे। बहुविवाह बेटा जानते हैं आप, यानी एक से अधिक विवाह कर सकते थे। और बाल विवाह जो बचपन में होते थे, कम आयु में। विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं थी। विधवा तो जानते हैं बेटा आप लोग, जिस महिला के पति ना हो तो उनको पुनर्विवाह यानी दोबारा विवाह करने की अनुमति या आज्ञा नहीं थी। ऊंची जात की महिलाओं को सती प्रथा को मानना होता था। और जो ऊंची जात की महिलाएं थीं वो सती प्रथा को बहुत अधिक मानती थी। अब देखिए सती प्रथा कैसे बेटा आप लोग, जैसे किसी महिला का पति मर गया हो और जब उसको जलाते थे, क्या करते थे? जलाते थे। तो उस आदमी के साथ में उस महिला को भी जलाया जाता था। लेकिन पर्दा प्रथा नहीं थी। क्या था? पर्दा प्रथा, जैसे अब महिलाएं पर्दा करती ओढ़ती हैं, वो प्रथा नहीं थी। मुस्लिम समाज के संपर्क में आने के बाद पर्दा प्रथा का आरंभ हुआ। जब मुस्लिम समाज के संपर्क में आ गए तो इसके बाद फिर ये पर्दा प्रथा का प्रचलन हो गया, ठीक है। अब देखिए अर्थव्यवस्था, राजपूतों के शासनकाल की ये अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? मध्यकाल में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ वह यह था कि मध्यकाल में भूमि के लगान को वसूल करने की वह प्रणाली नहीं थी। मध्यकाल में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ वह क्या था कि भूमि के लगान की वसूल करने की वह प्रणाली नहीं थी। भूमि की जो लगान जो कर था उसकी वसूली नहीं थी, जो वसूली करने की प्रणाली नहीं थी, प्रथा नहीं थी, जो प्राचीन काल से चली आ रही थी। जो पहले ये प्रथा थी वो नहीं थी। लगान के ऊपर अब राजा का सीधा अधिकार नहीं रहा, ठीक है। मध्यकाल में लगान वसूल करने का अधिकार कुछ ऐसे व्यक्तियों को दे दिया गया जिनको अनुदान के रूप में भूमि दे दी जाती थी, ठीक है। इनमें से कुछ तो राजकीय अधिकारी थे और कुछ वे स्थानीय सरदार थे जिनको अनुदान के रूप में भूमि दे दी जाती थी, जिनको युद्ध में पराजित कर दिया गया था पर उनको अनुदान के रूप में भूमि पर अधिकार मिला हुआ था, ठीक है। लगान वसूल करने का अधिकार पाने वाले राय या ठाकुर कहलाते थे। जो लोग लगान वसूल करने का अधिकार था उन लोगों को राय या ठाकुर कहते थे। अनुदानित व्यक्तियों में दूसरा बड़ा समुदाय ब्राह्मण और विद्वानों का था, जिन ब्राह्मणों को ये अनुदान प्राप्त थे। अब देखिए शिक्षा और ज्ञान। शिक्षा और ज्ञान देखिए, ब्राह्मणों पर धार्मिक कर्म कांडों के अलावा शिक्षा देने का भी उत्तरदायित्व था। ब्राह्मणों पर धार्मिक कर्म कांड। अब देखिए जो ब्राह्मण थे वो धर्म के कार्य में भी भाग लेते थे और शिक्षा देने का भी उनको उत्तरदायित्व था। मंदिरों में स्कूल लगते थे। क्या होता था? मंदिर में स्कूल लगते थे और वहाँ ऊंची जातियों के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। मंदिर में स्कूल लगते थे, वहाँ पर पढ़ने के लिए बच्चे जाते थे, तो वो किस जाति के थे? ऊंची जाति के। उनमें से बहुत से संस्कृत और गणित का अध्ययन करते थे। कुछ बच्चे संस्कृत और गणित का अध्ययन करते थे, पढ़ाई करते थे तथा धार्मिक पुस्तकें पढ़ते थे।
नालंदा यानी बिहार में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ और विश्वविद्यालय था। ज्ञान और साहित्य की भाषा संस्कृति। इस काल की सबसे अधिक लोकप्रिय पुस्तक कथा सरित सागर थी। कौन थी? कथा सरित सागर। राजाओं के जीवन चरित्र में लिखे जाते थे। ये जो ये सरित सागर की कथा, ये राजाओं के जीवन चरित्र भी लिखे जाते थे। इनमें विल्हड़ ने विक्रमांक देव चरित्र की रचना की थी। कल्हड़ ने राजतरंगिणी नामक प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ 12वीं शताब्दी में लिखा था। उत्तर भारत में राधा और कृष्ण की प्रेम कथा बड़ी लोकप्रिय हो गई, जो कि आज भी हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। इस कथा के आधार पर बहुत सी कविताएं लिखी गई। जयदेव का गीत गोविंद उनमें से एक है। अब देखिए धर्म। राजपूत हिंदू धर्म के अनुयायी थे। राजपूत हिंदू धर्म के अनुयायी थे, इसलिए उनके शासनकाल में इस धर्म की बहुत उन्नति हुई। राजपूत हिंदू धर्म के अनुयायी थे, उनके शासनकाल में इस धर्म की बहुत उन्नति हुई। उत्तर भारत में वैष्णव और शैव दोनों संप्रदायों को मानने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में थे। विष्णु की उपासना का सर्वश्रेष्ठ रूप उनका कृष्ण का अवतार था। कृष्ण के बाल जीवन की अनेक कथाएं प्रचलित हो गई। अब देखिए वास्तुकला और चित्रकला। इस काल में प्रत्येक प्रसिद्ध राजा और शक्तिशाली सामंत मंदिर बनवाते थे। ठीक है, क्या बनवाते थे? सामंत मंदिर। जो वहाँ का प्रत्येक प्रसिद्ध राजा था, शक्तिशाली सामंत मंदिर बनवाते थे। इस काल में के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं उड़ीसा के पुरी और भुवनेश्वर के मंदिर तथा कोणार्क का सूर्य मंदिर। चंदेल राजाओं ने मध्य भारत में खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर बनवाए। किसने बनवाए? चंदेल राजाओं ने मध्य भारत में खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर बनवाए। राजस्थान और गुजरात में भी बहुत से सुंदर मंदिरों का निर्माण हुआ। देखिए राजस्थान में आबू पर्वत पर बने सफ़ेद संगमरमर के अनेक जैन मंदिर हैं। हिंदुओं के लगभग सभी मंदिरों में विष्णु और शिव की मूर्तियां हैं। जो मंदिर बने हुए हैं उसमें लगभग विष्णु और शिव की मूर्तियां हैं। वास्तुकला और मूर्तिकला के अतिरिक्त इस काल में चित्रकला का भी विकास हुआ। मंदिरों और राजमहलों की दीवारों को सजाने के लिए भित्ति चित्रों की प्राचीन परंपरा जारी रही। इस काल में लघु चित्रों को बनाने की कला भी विकसित हुई और चित्रकार पुस्तकों में ये चित्र बनाते थे। पुस्तक के ताड़पत्र के बने प्रश्नों पर वो छोटे छोटे चित्र बनाते थे। ठीक है बेटा, देखिए आप लोगों का लेसन पूरा हो गया और कल इसकी क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।